हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर जिसका नाम है अदगम का आकलन में आपका थर्ड यूनिट के वीडियो आपके सामने चल रहे हैं दोस्तों। और उसी क्रम में मैंने बहुत बढ़िया टॉपिक आपका लेकर आया था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आगमन और निगमन, है ना। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि आगमन विधि भी है और आगमन चिंतन भी और आगमन तर्क बातें। हम तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में आगमन चिंतन दिया है, डिडक्टिव थिंकिंग, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं कि आगमनात्मक चिंतन क्या है। आगमनात्मक चिंतन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। अब बात करेंगे हम कि निगमनात्मक चिंतन क्या है, डिडक्टिव थिंकिंग, है ना। तो देखो, मैंने आपको आगमनात्मक चिंतन में बताया था, एक क्या बताया था दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर, किसमें? आगमनात्मक चिंतन में, है ना। एक बताया था विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब किसके उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, मैं किसके सूत्र बता रहा हूं? आगमनात्मक चिंतन के, है ना। इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, क्या हो जाएगा? निगमनात्मक चिंतन हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने पहले आपको आगमनात्मक चिंतन में एक फंडा बताया था याद करने का। क्या बताया था कि इसमें क्या लिख रहा है निगमन में? नी, कहां से शुरू हुई? नी से, है ना। मतलब नी बन गया नियम से। तो निगमनात्मक चिंतन कैसे चलेगा? नियम से उदाहरण की ओर। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आगमनात्मक चिंतन, उदाहरण से नियम की ओर, है ना। तो निगमनात्मक चिंतन है, निगमनात्मक विधि में हमारी जो सोच चलती है बालक की, वो कैसे चलती है? नियम से उदाहरण की ओर, है ना। अब नियम कैसे होते हैं दोस्तों? सामान्य होते हैं, है ना। और उदाहरण कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो कैसे चला करिए दूसरा सूत्र? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं इसको कि आखिर ये निगमनात्मक चिंतन क्या है ना। तो देखो, इसमें बस इतना से याद रखना, ये मैंने बता दिया कैसे चलता है, जिसमें विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है या फिर नियम से उदाहरण की ओर चलती है। अब इसमें शिक्षक का क्या दायित्व है? शिक्षक क्या करता है? तो दोस्तों, जब क्लास में शिक्षक किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उस विषय वस्तु के पहले नियमों को बालकों के सामने रखता है ना। नियम, जैसे गणित पढ़ा रहा है, अब गणित के पहले सूत्र को वो बता देगा, है ना। और सूत्र क्या है? यहाँ पर नियम है, तो सूत्र को बता देगा और सूत्र को बता करके फिर उसे सूत्र के अनुसार सवाल को हल करेगा, मतलब खोलेगा सूत्र को, है ना। और लास्ट में वो सूत्र क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, है ना, प्रमाणित हो जाएगा। तो यही हमारी निगमनात्मक विधि है। अब प्रमाणित किससे होगा? कोई उदाहरण से हो जाए। मैं उदाहरण दूंगा भी आपको। तो कुल मिलाकर ये निगमनात्मक चिंतन कैसे चलता है? नियम से उदाहरण की ओर चलता है। इसमें शिक्षक पहले किसी नियम को, स्थापित नियम को, सिद्धांत को क्लास में बालकों के सामने रखता है और फिर उस पर चिंतन करने के लिए कहता है। चिंतन मतलब बालकों से कहता है इस सूत्र के अनुसार इस सवाल को हल कीजिए। तो जब भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है आपको कि जिसमें सूत्र के आधार पर कोई सूत्र दिया है और उसके आधार पर किसी समस्या का समाधान पूछा जा रहा है, तो वह कौन सी विधि या कौन सा चिंतन हो जाएगा दोस्तों? निगमनात्मक चिंतन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप उनको एक तो याद रखना निगमनात्मक चिंतन में, कि निगमनात्मक चिंतन कैसे चलता है।
दूसरा अब इसमें क्या है, इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है। लिख दो इसमें, इस नियम का प्रयोग करते समय पहले शिक्षक किसी सामान्य नियम को सामने रखता है, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता, उस नियम की सत्यता की जांच उदाहरणों से करता है। देखो क्या लिखा है इसका, बस ये इसका निचोड़ है। क्या कि इस नियम का प्रयोग करते समय पहले शिक्षक किसी सामान्य नियम मतलब कोई स्थापित सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा नियम जिसको पहले से हम जानते हैं, ये समाज में स्थापित है। जैसे उदाहरण दूंगा मैं इसी पर अभी रखता है, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता की जांच। बस ये दूसरा पॉइंट होगा इसका, कि जो नियम स्थापित हुआ है क्या वो सही है, क्या वो सत्य है, क्या वो सत्यता की कसौटी पर खरा है, जांच करते हैं। अब इस जांच के लिए हम विभिन्न प्रयोग करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, है ना, कि उदाहरण ले लिया हमने, एक घर का उदाहरण दे देता हूं पहले मैं आपको। कई उदाहरण ले सकते हैं, एक उदाहरण ले रहा हूं कि कुकर में दाल पकाना और भगोनी में दाल पकाना, दोनों में से किसमें पहले पकेगी? तो ये नियम है कि कुकर में दाल पहले पकेगी, ये साइंस का नियम है। अब क्यों है वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें अपन को फालतू टाइम जाएगा, जरूरत नहीं है ना। दाल कुकर में पहले पकेगी, नियम है ना। अब इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, यहां तक तो बात ही हो गई कि पहले शिक्षक किसी सामान्य नियम को सामने रखता है, तो शिक्षक ने नियम रख दिया कि भाई कुकर में दाल पहले पकेगी, ये सर्वमान्य सत्य है। अब उसकी सत्यता की जांच करें कि ये बात सही है क्या, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम एक गैस पर कुकर में दाल रखेंगे, एक गैस पर भगोनी में दाल रखेंगे, देख लेंगे पहले कुकर में पकती है तो इसका मतलब नियम सत्य है, और यदि दाल भगोनी में पकती है तो इसका मतलब नियम गलत है, सत्य है। ठीक है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर जब हम प्रयोगशाला में, अब कंपटीशन का एग्जाम लीजिए आप, कि जब हम प्रयोगशाला में किसी नियम की या कक्षा में किसी सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए विभिन्न प्रयोग करते हैं, या विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उस सूत्र या नियम को सत्य साबित करते हैं, तो कौन सा चिंतन हो जाता है? निगमनात्मक चिंतन। अब और उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रयोगशाला हमने किताबों में पढ़ रखा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, पढ़ रखा है। अब कैसे पता लगे क्या ये सही है, तो क्या करेंगे, हम प्रयोगशाला में जाएंगे और जाकर के अम्ल लेंगे, उसमें नीला लिटमस डालेंगे, यदि डुबोएंगे, यदि वो लाल हो गया तो इसका मतलब ये नियम सही है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो कुल मिलाकर स्थापित सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करते समय
हम कौन सा चिंतन या कौन सी विधि काम लेते हैं? निगमनात्मक विधि काम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा मैंने यही बता दिया था आपको कि निगमनात्मक विधि आगमनात्मक विधि से बिल्कुल उल्टी चलती है। ठीक है, जैसे अब देखो मैंने आपको, ये समझ में आ गई ये बात आपके? देखते हैं आगमनात्मक विधि पर जाएंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। कैसे चलती है आगमनात्मक विधि? कौन से सूत्र पर चलती है बताओ? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलती है ना। संपूर्ण अंश से पूर्ण की ओर। ये कौन सी विधि है? आगमन विधि। और इनका उल्टा क्या हो जाता है? निगमन विधि हो जाता है। तो निगमन विधि के सूत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों? जैसे अर्थ समझ में आ गया आपके? अब इसके सूत्र देखो। नियम से उदाहरण की ओर, है ना। दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। तीसरा जटिल से सरल की ओर हो जाएगा। सरल की ओर, है ना। अगला क्या हो जाएगा? अमूर्त से मूर्त की ओर, है ना। अप्रत्यक्ष, या इसको लिख दें सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है ना। तो सब किसके सिद्धांत हो गए? निगमन विधि के, है ना। देखो नियम से उदाहरण, अब एक ही शब्द से एक ही सूत्र से आप सबको याद कर सकते हैं। नियम हमेशा मैंने पिछले वीडियो में बता रखा, नियम सामान्य होते। सामान्य मतलब जो सभी जगह पर सभी के लिए मान्य है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, है ना। विशिष्ट, उदाहरण क्या होते? विशिष्ट होते, है ना, उदाहरण। फिर नियम हमेशा जटिल होते, उदाहरण हमेशा सरल होते। अब क्यों होते नियम जटिल और क्यों होते उदाहरण सरल? आगे देखो, क्योंकि नियम अमूर्त होते और अमूर्त चीज हमेशा जटिल होती है ना। और सरल चीज हमेशा, मतलब मूर्त चीज हमेशा सरल होती है। अब मूर्त को हम क्या कहते हैं? और स्थूल को क्या कहते हैं? तीनों को इस तरह जोड़ ले। स्थूल को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। अमूर्त को क्या कहते हैं? सूक्ष्म। और सूक्ष्म को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चीज तो कठिन होती है, अप्रत्यक्ष को समझना जटिल होता है। मूर्त प्रत्यक्ष को समझना आसान होता है, सरल होता है ना। तो कुल मिलाकर आपको अब समझ में आ गया ये कि जो आगमन विधि है उसको उलट निगमन विधि चलती है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें अगला इसमें आएगा आपको कि बालक को, कौन से बालकों को इस नियम से पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो दोस्तों देखो कि मैंने पिछले वीडियो में आगमन जब आपको पढ़ाया तो उसमें बताया था कि आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है ना, एक विचारपूर्ण विधि, एक तर्क युक्त विधि, एक सृजनात्मक विधि। क्योंकि इसमें बालक को कौन सी विधि में? आगमन विधि। इसमें बालक को बहुत सोचना पड़ता है। सोचने मतलब उसे अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता है।
इसलिए आगमन विधि थोड़ी तर्कपूर्ण, मानसिकता को लिए हुए, मतलब मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक होती है ना। तो मैंने आपको एक अच्छाई और एक बुराई बताई थी आगमन विधि की, कि आगमन विधि बड़े बालकों के लिए है। बड़े बालक मतलब बाल्यावस्था से, छोटे बच्चों के लिए नहीं, 3, 4, 5वीं क्लास के लिए नहीं। और दोस्तों निगमन विधि, चूंकि निगमन विधि में आप देख रहे हैं कि विधि कैसे चल रही है, नियम से उदाहरण की ओर, या फिर कैसे चल रही है, अमूर्त से मूर्त की ओर। और मैंने बता रखा है अमूर्त तो कठिन चीज है, अमूर्त को समझना। तो फिर निगमन विधि का उपयोग कब किसके लिए करते हैं दोस्तों? निगमन विधि का उपयोग करते हैं किशोरावस्था और उससे बड़े बालकों को पढ़ाने के लिए, है ना। बाल्यावस्था के बालकों के लिए आगमन विधि, ये क्वेश्चन पूछते हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं तक के बालकों के लिए आगमन विधि। कॉलेज स्तर के बालकों के लिए निगमन विधि का उपयोग करते हैं, है ना। क्यों करते हैं निगमन विधि का उपयोग? अब आप देखें, क्योंकि इसमें बालक नियमों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने लायक बन जाता है। आपने देखा हम छोटे बच्चों को, हम ये बाल्यावस्था के बालकों को कभी प्रयोगशाला में नहीं ले जाते, और कॉलेज स्तर, सीनियर स्तर के बालकों को ले जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उनमें वो क्षमता विकसित हो गई कि अब स्थापित नियमों को बालक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि बाल्यावस्था में आगमन विधि और किशोरावस्था में निगमन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निगमन विधि के सिद्धांत कौन कौन से। निगमनात्मक चिंतन के सिद्धांत, है ना। तो देखो पहला सिद्धांत तो आएगा इसमें सामान्यीकरण। क्या आएगा? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब नियम, मतलब इसमें जब सिद्धांत मतलब जब इस विधि का उपयोग एक शिक्षक करेगा क्लास में, तो सबसे पहले वो नियमों को बालकों के सामने रखेगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नियम है सामान्यीकरण, है ना। अब क्या करेगा कि बाल शिक्षक को जब कोई पाठ पढ़ाना है, चाहे वो गणित का हो, SST का हो, या विज्ञान का हो, या भाषा का, पहले वो शिक्षक क्लास में सूत्र नियम को रखेगा, ठीक है ना। तो पहला क्या हुआ? सामान्यीकरण नियम। दूसरा आता है दोस्तों विश्लेषण। दूसरा क्या है? विश्लेषण। अब क्या करेंगे? उस नियम को विश्लेषित करेंगे। मतलब विश्लेषण मतलब मैंने पहले बता रखा, संश्लेषण मतलब इकट्ठा करना, और विश्लेषण मतलब फैलाना। तो उस नियम के बारे में हम विचार करेंगे, है ना। विश्लेषण मतलब उस नियम को हम खोलेंगे। अब खोलेंगे कैसे? मान लो गणित का सूत्र है तो उसे हम ब्लैक बोर्ड पर खोल लेंगे, लेकिन साइंस का कोई नियम है तो कहाँ पर खोलेंगे उसे? प्रयोगशाला में। कैसे खोलेंगे? क्या मतलब है कि उसको हम सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रयोग करेंगे। तो दूसरा नियम क्या, दूसरा सिद्धांत क्या हो गया दोस्तों? विश्लेषण, है। और तीसरा क्या है कि निष्कर्ष। मतलब कि जब हमने उस नियम को खोल लिया, है ना। अच्छा, खोलते किससे? मतलब विश्लेषण किससे करते हैं? उदाहरणों द्वारा। मतलब विभिन्न उदाहरण लेकर के हम उस नियम को सत्य साबित करते हैं या असत्य साबित करते हैं, है ना। जैसे मैंने दिया ना उदाहरण, नीले लिटमस को लाल करना, कि अम्ल में यदि हम नीले लिटमस को डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल।
तो ये तो नियम हो गया। अब हम उसका विश्लेषण करेंगे प्रयोगशाला में जाकर, तो उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्या लिया हमने? नीला लिटमस लिया, उधर अम्ल लिया और डुबोया, है ना। तो उदाहरणों से हमने उसको विश्लेषित किया। फिर क्या निष्कर्ष कैसे? यदि वो नीला लिटमस लाल हो गया तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कि ये बिल्कुल सही है ना। अब फिर हम क्या करते हैं? नंबर 4, भविष्यवाणी। क्या करते हैं फिर? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या? कि जो नियम था कौन सा? कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, वो बिल्कुल सही है, अपनी सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा है। इस तरह से ये निगमनात्मक चिंतन हमारा चलता है मूल सिद्धांतों के आधार। क्लियर हो गया दोस्तों? और अब लास्ट में हम देखते हैं निगमनात्मक चिंतन के गुण, है ना। क्या है लास्ट में? निगमनात्मक चिंतन के गुण या विशेषता। देखो याद करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। क्या? आगमनात्मक चिंतन के जो दोष है, जो अवगुण है, वो निगमनात्मक चिंतन की क्या बन जाएंगे? गुण या विशेषता। अब दोष छांटिए आप आगमनात्मक चिंतन के। आगमनात्मक चिंतन में क्या लिखा है आपने? कि आगमनात्मक चिंतन समय, धन और श्रम की दृष्टि से खर्चीला है ना। और जब इसका गुण क्या हो जाएगा? निगमनात्मक चिंतन समय, धन और श्रम की बचत करता है, बचत करता हो गया। अब कैसे हुआ वो देखो। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इस प्रकार के चिंतन द्वारा कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ शिक्षण कराया जा सकता है। शिक्षण कराया जा सकता है। अब देखो आप सभी छात्रों को एक साथ, मतलब जैसे शिक्षक पढ़ाता है क्लास में 30 छात्र, 25 छात्र, 40 छात्रों को, उनको एक साथ हम इस विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब देखो जब एक साथ हम 40 छात्रों को पढ़ा सकते हैं, समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, मेहनत भी नहीं हुई। देखो आगमनात्मक चिंतन में ये संभव नहीं है। आगमनात्मक चिंतन में हमें इतने बड़ा ग्रुप हम नहीं बना सकते पढ़ाने के लिए 40 छात्रों को। हमें वहां पर अच्छा तो तब रहता है जब हम व्यक्तिगत रूप से आगमनात्मक चिंतन के माध्यम से पढ़ा, व्यक्ति बोले एक एक छात्र को। अब एक एक छात्र को जब हम मैटर तैयार करेंगे तो देखो समय भी अधिक लगेगा, धन भी अधिक लगेगा और मेहनत भी अधिक होगी, ठीक है ना। तो निगमनात्मक चिंतन इसके लिए लाभदायी है। दूसरी बात, सबसे बड़ा इसका जो गुण है वो ये है, नंबर 3, क्या? इसका उपयोग सभी विषयों के शिक्षण में संभव है। जैसे यथा सामाजिक अध्ययन, है ना,
भाषा, गणित, विज्ञान आदि। ठीक है, मतलब इस विधि को हम गणित में भी, भाषा में भी, विज्ञान में भी, यहाँ तक कि सामाजिक अध्ययन में भी काम ले सकते हैं। सामाजिक अध्ययन का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, मैनेजमेंट आदि, है ना। जबकि मैंने आपको बताया था आगमनात्मक चिंतन में हम सामाजिक अध्ययन विषय को नहीं पढ़ा सकते। हाँ, विज्ञान, गणित और भाषा, इनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन मानी जाती है, मतलब दोनों विधियों का उपयोग। लेकिन भाषा में आगमन विधि का हम उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते। सॉरी, भाषा में कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन में हम आगमन का ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये आपके हुए आगमन निगमन विधि के एक और ले लेते, निगमन विधि के 200 में गुणों में। नेक्स्ट, निगमन चिंतन द्वारा, बहुत अच्छा ये भी अब एक उदाहरण दूंगा फिर लास्ट में। निगमन चिंतन द्वारा बालकों को गलत नियम या सूत्रों को नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि जो सत्य नियम है केवल उसी का अध्ययन बालक को करना होता है, बालक को करना होता है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत अच्छी बात है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जो मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है? निगमन चिंतन द्वारा बालकों को, या निगमन चिंतन में कर लो इसको, निगमन चिंतन में बालकों को गलत नियम या सूत्रों को नहीं पढ़ना पड़ता। मतलब ये है कि निगमन चिंतन में भाई बालक, शिक्षक बालक को पहले नियम बता देगा। अब नियम कौन से बताएगा वो? क्या कोई गलत नियम क्लास में बताएगा क्या शिक्षक नहीं बताएगा। भाई जो स्थापित नियम है, जो सही नियम है, उस ये सही सूत्र है, या व्याकरण का जो सही सूत्र है, उसी को तो टीचर बताएगा क्लास में, तो बालक उसी को पढ़ेगा। तो समझे इसका मतलब कि बालक को जो सही नियम है, सही सूत्र या भाषा में व्याकरण का सही नियम है, केवल उसी का अध्ययन करने को मिल रहा है, उसी को सीखने का मौका मिल रहा है। जबकि आगमन में क्या हो रहा है? आगमन में बालक या शिक्षक स्वयं उदाहरणों के माध्यम से नियम बना रहे हैं। चल रही ना आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, है ना। उदाहरणों के माध्यम से नियम बना रहे तो गलत भी तो हो सकते हैं, क्योंकि कौन सा हमने उनको वैज्ञानिक स्तर पर सत्यता की कसौटी पर कसा है। सही है ना। हमने तो बस जो चीज देखा, कई उदाहरण देखे और हमने नियम बना दिया। गलत भी हो सकते, या कोई हमसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति उसे गलत साबित कर सकता है। तो कुल मिलाकर आगमन विधि में जो हम उदाहरण से नियम बनाते हैं, मैंने कुछ नियम बनाया, दूसरा कुछ और बना देगा, तीसरा कुछ और बना देगा, तो छात्रों को अलग अलग प्रकार के सही गलत नियम पढ़ने को मिले। जब निगमन में एक स्थापित नियम को ही बालक के सामने लाया जाता है, तो उसके गलत चीज पढ़ने को मिलती ही नहीं। ये एक बड़ा लाभ है निगमनात्मक चिंतन। ठीक है ना।
अब इसमें आगे क्लियर हो गई ये बात आपको, है ना। जैसा मैं उदाहरण दे रहा था आपको, मैंने पहले और दिया था कभी किसी वीडियो में ये उदाहरण, कि हमें कंपटीशन की तैयारी करते समय या तो तैयारी करनी चाहिए डेस्क्रिप्टिव मैटर से, विवरणात्मक विषय वस्तु से, जैसे टेक्स्ट बुक है, रिसर्च बुक से है, ऑथेंटिक बुक से है, उनमें से मतलब वर्णनात्मक विषय वस्तु हमारे सामने हो, हम जिसके बारे में गहराई से गहनता से अध्ययन कर सकें, एक चीज को समझ सकें, है ना। और यदि इतना समय हमारे पास नहीं है तो हमें वन लाइनियर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वन लाइनियर मतलब समझ रहे हो ना, कि क्वेश्चन दिया और उसका एक लाइन में एक ही उत्तर, सही जो उत्तर है वह दिया। ऐसी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। हमें ऑब्जेक्ट टाइप किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। ऑब्जेक्ट टाइप मतलब जिसमें क्वेश्चन दिया और उसके 4 ऑप्शन दिए। आप कंपटीशन में की गाइड जो लाते हो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कंपटीशन की गाइड ऐसी लाओ जिसमें डेस्क्रिप्टिव मैटर, वन लाइनियर मैटर, ऑब्जेक्ट टाइप मत हो। और ऑब्जेक्ट टाइप भी यदि क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आप सही उत्तर को पढ़ें, 4 ऑप्शन ना पढ़ें। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि 4 ऑप्शन में ऑप्शन 1 सही है, 3 गलत है, तो हमने एक सही को पढ़ने के चक्कर में कितने गलत को पढ़ लिया? 3 गलत को पढ़ लिया। किसका ज्यादा हमारे ऊपर जगह, कौन ज्यादा जगह बनाएगा? सही उत्तर है गलत उत्तर? गलत उत्तर, क्योंकि 3 आ गए साहब, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। क्या इसको पढ़ा तो सही मैंने, लेकिन कौन सा सही था इसमें से भूल गए। क्यों भूले? क्योंकि हमने एक सही के साथ साथ कितने गलत और हमारे माइंड में फीड कर लिए? 3 गलत और फीड कर लिए। जब वन लाइनियर सही उत्तर है, केवल उसी को हम पढ़ते तो हम गलत को जानते ही नहीं। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये कब होगा? लेकिन निगमनात्मक चिंतन से हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा था अभी आपको, मैंने क्या कहा, इसका गुण बताया था कि निगमनात्मक चिंतन किशोर अवस्था या उससे बड़े बालकों के लिए लाभदायी सिद्ध होती है, क्योंकि उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता पैदा हो जाती है। वो बालक विश्लेषण शक्ति के माध्यम से सही चीज को निकालना सीख जाता है। ये है दोस्तों आपको निगमनात्मक चिंतन के गुण। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका चिंतन के प्रकार जो टॉपिक था, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन, दोनों कंप्लीट हो गए। दैट्स ऑल, थैंक यू।